गुड इवनिंग सभी को। आज अब हम बात करेंगे शारीरिक विकास। अभी तक अपनों ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पढ़ चुके हैं। तीन अवस्थाएं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक शारीरिक विकास से अभी तक बहुत कम क्वेश्चन आए, लेकिन अपने को थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक तो सिर का, हेड का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता, हड्डियों का और मांसपेशियों का, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं पढ़ा सभी रहा हूँ। आपको टाइम कम हो तो तीन तो आपको पढ़ के जाना ही, सिर, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में किस अवस्था में कितनी हड्डियाँ रहेगी, किस अवस्था में कितनी लंबाई रहेगी और किस अवस्था में भार कितना रहेगा बच्चे का, और किस अवस्था में उसके धड़कन क्या रहेगी, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भार, इसका वजन। तो शैशवावस्था में जो वजन रहता है वो बॉयज के अंदर 6.15 पाउंड इतना रहता है, और गर्ल्स के अंदर रहता है 7.13 पाउंड। यदि औसत बात करें नॉर्मल दोनों की तो 7 पाउंड होता है। ये वजन है शैशवावस्था। अब बाल्यावस्था में इसका थोड़ा सा वजन बढ़ जाएगा और 90 से 95 पाउंड रह जाएगा। 90 से कितना रह जाएगा? 95 पाउंड सामान्य बाल्यावस्था। अब किशोरावस्था में बात करेंगे तो 4 से 5 और बढ़ जाएगा, 4 से 5 पाउंड और बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यदि 95 है तो आप मान लो 100, 105 लगभग बढ़ जाता है औसत, है ना। यह बात हो गई अपने भार, वजन। अभी तक क्वेश्चन यहाँ से आया नहीं है, लेकिन यदि आपके पास टाइम हो, आप पढ़ सकते हो, तो रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप पढ़ के जा सकते हो, अन्यथा आपको तीन तो पढ़ना ही है। आगे बात करेंगे अपन लंबाई। लंबाई शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में क्या रहेगी बच्चे की लंबाई, कैसे बढ़ती है। बॉयज की बात करते हैं कि 20.5 इंच, 20.5, और गर्ल्स की बात करेंगे 20.3 इंच। थोड़ी सी लड़की की लंबाई कम रहती है। यदि औसत की बात करें तो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर ये रहेगा शैशवावस्था में। बाल्यावस्था में 2 से 3 इंच बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे 20 इंच से तो यहाँ पे आप मान सकते हो 22-23 इंच तक बढ़ने की संभावना रहती है। और सर्वाधिक जो लंबाई बढ़ती है, आपने कई बार देखा होगा, आसपास के बच्चे को उठाओ और देखो, उसको विजुलाइज करो कि उसकी सर्वाधिक जो लंबाई होती है, लड़का हो या लड़की हो, उसमें सबसे ज्यादा लंबाई किशोरावस्था में बढ़ती है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हेड। हेड जो इसका वजन क्या रहता है, सिर का कितना % विकास होता है। अभी तक यहां से क्वेश्चन, किशोरावस्था से क्वेश्चन आया था पिछली बार कि किशोरावस्था में इसका सर का कितना ग्राम रहता है, तो ये 1350 ग्राम वहां पे ऑप्शन में था, और ये इसको हमने करेक्ट किया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया है अभी तक देखा गया। तो यहाँ पे अपने को बात करेंगे, यदि सिर तो 25% डेवलपमेंट हो जाता है, वहां पे 95%, और वहां पे किशोरावस्था में 100% हो जाता है ना। यदि यहाँ पे ग्राम में बात करें तो 250 ग्राम, यहाँ पे 1260 ग्राम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ 1260 ग्राम वाला ऑप्शन में था वहां पे, और 1350। यदि कितना भाग हो गया तो 1/4 भाग शैशवावस्था में विकास हो जाएगा, 1/6 भाग बाल्यावस्था में हो जाएगा, और 1/8 भाग किशोरावस्था में विकास हो जाएगा। 1/4 भाग शैशवावस्था में, 1/6 भाग
बाल्यावस्था में 1/8 भाग अपने किशोरावस्था में। उसी हिसाब से यदि इसको परसेंटेज में देगा 25%, उसके बाद यहाँ पे 95% और वहाँ पे 100%। यदि इस ग्राम की बात करें तो 250 ग्राम, 1260 ग्राम और 1350 ग्राम, है ना। आगे बात करेंगे हड्डियां। हड्डियां का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो जब बच्चा जन्म होता है उस समय उसकी सर्वाधिक हड्डियां होती है, सबसे ज्यादा हड्डियां होती है, और उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे जो उसके महत्वपूर्ण जो हड्डियां हैं वो रह जाती, बाकी की जो हड्डियां हैं वो नष्ट हो जाती है ना। तो 270 हड्डियां शैशवावस्था में होती, कितनी होती? 270, और 350 बाल्यावस्था में रहती, और 206 हड्डियां आपने कई बार देखा होगा कि नॉर्मली ये क्वेश्चन आता रहता है कि मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या तो 206 हड्डियां रहती, लेकिन शैशवावस्था में 270, उसके बाद 350, थोड़ी सी कम हुई, उसके बाद 206 हड्डियां रह जाती लास्ट में, है ना। और मांसपेशियों की बात करें तो यहाँ पे शैशवावस्था में 23% डेवलपमेंट हो जाता है, और यहाँ पे बाल्यावस्था में 27 to 33% डेवलपमेंट बाल्यावस्था में हो जाता है, और 44 to 45% किशोरावस्था में यहाँ पे विकास हो जाता है। किसकी बात हुई? मांसपेशियों। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन धड़कन से क्वेश्चन आया हुआ है कि धड़कन, और नॉर्मल कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है? ये 72 वाला, कि जो मानव शरीर में सीधा नॉर्मल क्वेश्चन आया, मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट धड़कता है? तो 72, 72 बार। यदि गर्ल्स में 69 होता है, गर्ल्स में 69 बार ही 1 मिनट में धड़कता है, इसीलिए उनके हार्ट अटैक आने की संभावनाएं कम रहती है। जिसका हार्ट मतलब कम धड़कता है उनके मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो जाती, लेकिन जिसके ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा और बहुत सारे जानवर होते हैं उसमें भी फास्ट, और वो कम टाइम तक जिंदा रहते हैं, है ना। और जो श्वास ज़्यादा लेता है वो भी, है ना। तो यहाँ पे धड़कन जो शैशवावस्था में, तो यहाँ पे 140 बार धड़कता है शैशवावस्था। उसके बाद थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है बाल्यावस्था में तो 85 से 100 बार 1 मिनट में धड़कती बाल्यावस्था में। उसके बाद किशोरावस्था में बॉयज की बात करें तो 1 मिनट में 72 बार, और गर्ल्स की बात करें तो 79 बार। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। आपको इसमें से इम्पोर्टेंट जो चीज है वो आपको एक तो हेड का, हड्डियों का, मांसपेशियों का और धड़कन का, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी यदि आपके पास में और भी टाइम है तो आप बिल्कुल इसको देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ये आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये आपको बिल्कुल कुछ चीज, जो चीजें समझने लायक है उसको समझना पड़ेगा, जो चीज अपने को रटने लायक है उसको रटना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, आप इस चीज को मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। तो आगे बात करेंगे दोस्तों कि शारीरिक विकास की अपनों ने जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों की हड्डियां, धड़कन, उसके बाद इसके सिर के बारे में, तीनों बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था के बारे में जाना। अभी बात करेंगे शारीरिक जो विकास है अपना, फिजिकली डेवलपमेंट, इसको कैसे प्रभावित होता है इसके बारे में। सबसे ज़्यादा यहाँ पर और हर टॉपिक में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों चीज बहुत ज़्यादा प्रभावित करती। अपने जन्म होते ही उसको वंशानुक्रम, फिजिकली भी, यदि माता पिता गंजे थे तो बच्चों के अंदर भी वो प्रभाव देखने को मिलेगा। कभी कभार माता पिता के जो फेस होता है, लंबाई होती, वो सेम टू सेम कॉपी बच्चों की
अंदर दिखाई देती है। तो ये चीजें जो है वंशानुक्रम और वातावरण सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो ये जो पॉइंट है, वंशानुक्रम और वातावरण ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास के बारे में भी बात करेंगे, नैतिक विकास के बारे में, उसके बाद संवेगात्मक इमोशनली डेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो सभी जगह अधिगम में भी बात करेंगे। तो हर जगह ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, तो वंशानुक्रम और वातावरण ये हर जगह प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है और ये रटने की जरूरत नहीं है, ये एक समझने वाला है ना। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, एडिनल ग्रंथि है, थायरोक्सिन ग्रंथि है, ये भी प्रभावित करती है ना। तो उसके बाद डेली रूटीन में अपने को खेलना चाहिए। यदि खेल अच्छा है अपना, तो वो भी अपने को कहीं ना कहीं प्रभावित करे। फिजिकली रूप से मजबूत बनेंगे और स्वस्थ रहेंगे। ये चीजें भी बहुत जरूरी है। आज के टाइम में क्या है कि भाग दौड़ की जिंदगी में अपन क्या है कि बच्चों को भी खेलने के लिए मोटिवेट नहीं किया और ना खुद भी इस चीज बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये चीजों पे अपने को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिजिकली यदि स्वस्थ हैं तो मेंटली भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से सही रहना जरूरी है। लिंग भी प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा लड़कियों में इसकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ती है। एकदम से अचानक से उछाल आता है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी चीजें हैं कि वो मतलब बहुत ज्यादा लंबाई में बढ़ जाती है, अचानक से परिवर्तन आता है। आगे कुछ विधियां हैं, उस विधियों के बारे में जानेंगे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस मोरो गतिविधि है, ये क्या है? इसके बारे में रटने की जरूरत नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि मतलब अचानक से आवाज आती है, अचानक से मतलब कहीं बैठे हैं शांति से और अचानक से आवाज आई, तो बच्चा क्या, छोटे बच्चे होते हैं कि अचानक से आवाज आने पर वो घबरा जाते हैं और मतलब डरने लगते हैं और अपने जो पैर हैं वो ऐसे मतलब बिल्कुल सकड़े कर लेते हैं। तो ये है मोरो गतिविधि, है ना। तो अपने आपको मतलब डर सा महसूस करते हैं और पैर को सकड़े कर लेते हैं, हाँ। तो ये है मोरो गतिविधि। उम्र क्या रहेगी? 2 से 5 वर्ष। 2 से 5 वर्ष के जो बच्चे ये डर जाते हैं। अचानक से कहीं देखना है कि 2 से 5 वर्ष के बच्चे को समझ नहीं होती, अचानक से कोई आवाज आई और किसी ने बोल रखा है कि भूत है, भूत कोई चीज होती है, तो उनको रियलिटी में फील होने लगता है कि यार भूत होता होगा, आज अपने को खा जाएगा। तो उनके अंदर तो ऐसी आवाज आने पर उनको और क्या होता है, डर सा पैदा होता है, अपने आप को मतलब संभाल नहीं पाते ये बच्चे, है ना। आगे है रूटीन। रूटीन क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रूटीन, रूटीन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि छोटे बच्चों को देखना है, कभी उनके गाल को टच करने की कोशिश करना या पप्पी देने की कोशिश करना। वो क्या करेंगे, उसके जो सर है उसकी गाल को दूसरी तरफ मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ देंगे। उनको पसंद नहीं है, फिर भी जबरदस्त बड़े लोग क्या कि खुद के गाल तो अच्छे नहीं है और बच्चों के विचारों के क्या है कि उनको टच कर रहे हैं, तो उन बच्चों को क्या पसंद नहीं होता है। तो उनको रूटीन का मतलब यही है कि बच्चों के गाल को टच करने पर क्या होता है कि ऐसे मोड़ लेना, तो वो आता है रूटीन, है ना। आपको याद नहीं रहे तो रूटीन मतलब ऐसे, यहाँ से भी अपन समझ सकते हैं, मतलब पूरे सर को मोड़ना। तो 0 से 2 माह के बच्चे, है ना। बेबेंस की में वो बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चों को देखना कि हाथ के जो तलवे हैं, पैर के तलवे हैं, उनको हाथ लगाओ। उनके हाथ लगाएंगे उनके क्या हाथ और पैर के मतलब जो है जो उंगलियां हैं उनको मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे। तो वो है बेबेंस की, अपने आप के मतलब जो उंगलियां हैं पैर की उसको मोड़ देंगे। तो वो 0 से 7 वर्ष के बच्चे हैं, इसके अंदर आते हैं। स्टेपिंग, स्टेपिंग का मतलब होता है कि अचानक से बच्चा कहीं खड़ा है समतल भाग में और अचानक से भागना लगता है, अचानक से दौड़ लगाने लगता है, तो वो आएंगे स्टेपिंग बच्चे कहते हैं उसको, है ना। और बिल्किंग, बिल्किंग का मतलब ये होता है कि कई बार देखना है कि छोटे हो या बड़े हो, बड़ों से भी होता है कि बाहर से आ रहे हैं और अंदर लाइट जली हुई है, तो बाहर धूप में से आ रहे हैं
और अचानक से अंदर आएंगे। अंदर आप समझ सकते हो कि अंधेरा है और बाहर उजाला है, तो अंदर अचानक से आएंगे तो उनकी आंखें मतलब कोई चीज दिखेगा भी नहीं, उनको अंधेरा लगेगा बिल्कुल, आंखें मतलब ऐसा लगेगा उनको आंखें बंद कर रखी। तो वो चीज ये है बेवेंस बिल्किंग होगा, मतलब या फिर घर के अंदर से अचानक से धूप में निकले, बाहर निकले, तो वहां पे भी अपन 1 से 2 मिनट तक आंखें सही ढंग से ओपन नहीं होती, तो वो होता है बिल्किंग, है ना। और टॉनिक, ये टॉनिक, ये बिल्किंग भी आया हुआ क्वेश्चन है, और स्टेपिंग ये भी आया हुआ है, बेवेंस की ये भी आया हुआ है ना, आपके हिसाब से देख सकते हो। और टॉनिक नेक मतलब कोई बच्चा यदि पीठ के बल सुला रखा है, किसी बच्चे को पीठ के बल सुला रखा है, तो वो उसका मतलब जिस तरफ हाथ होगा, जिस तरफ जो नीचे वाला हाथ मतलब होगा उधर ही मुड़ जाएगा, मतलब पूरा बॉडी को उधर कर लेगा, मतलब ये है टोनिक नेक, है ना। तो आपको समझ में आ गया टोनिक नेक मतलब सोया हुआ है पीठ के बल बच्चा, जिस तरफ हाथ है उधर ही अपने पूरी बॉडी को घुमा लेना है, ये है टोनिक नेक। स्टेपिंग, स्टेपिंग का मतलब जहाँ पे बच्चा खड़ा है अचानक से दौड़ने लगा है ना। बिल्किंग, बिल्किंग जहाँ मतलब अचानक से मतलब अंधेरे से रोशनी में गया और आंखें मतलब ओपन नहीं हो रही, मतलब पूरी झपकाना पड़ रहा है, ऐसे आंखों को झपकाना पड़ रहा है ना। और बेवेंस की मतलब कह सकते हैं कि जैसे हाथ और पैर के जो है तलवे हैं उनको हाथ घुमाएंगे, कोई अन्य व्यक्ति हाथ घुमाएगा तो उनको क्या कि मतलब अजीब सा फील होगा, तो उससे क्या वो उंगलियां मतलब ऐसे छुकुड़ देगा, तो वो होगा बेवेंस की। और ये स्टेपिंग ये भी हो गया है ना। तो वंशानुक्रम वातावरण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और मोरो क्या है, तेज आवाज आई कहीं से और अपने आप को मतलब डरा सा महसूस करना, पूरे पैरों को और ये कर लेता है, ऐसे कर लेता बच्चा, ऐसे कर लेता है ना। तो ये मोरो। और रूटीन, कोई बड़े व्यक्ति यदि गाल को टच करेंगे तो वो ऐसे कर देगा, उसको पसंद ही नहीं है ना। तो आज के लिए इतना ही। लगे रहिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वीडियो को शेयर करें, आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप इसको शेयर करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। आपका सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल अपन क्लास को जारी रखेंगे। ओके, थैंक यू।